अच्छा जी, आज हम चैप्टर नंबर 2 का जो टेस्ट हुआ था एमसीक्यूज़ का, उसका रिव्यू लेंगे, जो कि है हमारा टेस्ट नंबर 2। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट हैपन इफ़ अ वेक्टर इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर 2। अगर हम किसी भी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है ए, इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 2a। अब इसमें देखें क्या हुआ, जो ए की डायरेक्शन थी वही ए की रही, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, डबल। तो इसका आंसर क्या बनेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज़ डबल्ड बट इट्स डायरेक्शन रिमेन सेम। देखें, डायरेक्शन सेम रही लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो गया, डबल। तो आपकी ये वाली ऑप्शन जो है ये इसमें करेक्ट कंसीडर होगी। सेकंड है वेक्टर्स के अंदर क्या होती हैं, बोथ न्यूमेरिकल एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर जो है वो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, डायरेक्शन भी पाई जाती है और साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है। नंबर 3, नल वेक्टर हैज़, नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है और कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, यानी कि आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। तो देखें, इस हिसाब से आपकी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है, ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो होता है और इसकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती। नंबर 4, पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी। आपने बताना है कि इन चारों में से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। तो इम्पल्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि होता है रेट ऑफ, जो कि होता है चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो चेंज इन मोमेंटम भी वेक्टर होगा। बाकी प्रेशर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये सारी की सारी जो हैं ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। नंबर 5 है, द रिजल्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड 6 इज़ 1, द एंगल बिटवीन दैम इज़। अब देखें ज़रा, क्वेश्चन पे गौर करें। उसने कहा कि दो वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड है, एक का 5 दूसरे का 6। जब उनका हम रिजल्टेंट लेते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। आपने बताना है कि उनके दरमियान एंगल जो है वो क्या होगा। देखें ज़रा, अगर आपके पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 6, एक दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5, अगर ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, यानी कि 180 डिग्री के एंगल पे होंगे, तो फिर अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो एंटी पैरेलल का क्या मतलब है कि अगर हम एक को प्लस लेते हैं तो दूसरे को क्या लेंगे, नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। तो ये आपके पास आंसर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ तब ही पॉसिबल है जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हों। तो इस तरह से अगर हम इन दोनों के दरमियान 180 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा करते हैं, तब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, 1। नंबर 6, a force of 5 Newton is acting along y axis, its component along x axis is। एक फोर्स है जी जो कि 5 न्यूटन की है और ये y एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है। आपने बताना है कि इसका x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा। तो जो फोर्स लग ही y एक्सिस की तरफ रही है, इसका मतलब है कि स्पेसिफिकली उसका x एक्सिस की तरफ कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या होगा, 0, यानी कि उसका x की तरफ जो है वो कोई कंपोनेंट नहीं पाया जाता। अगर फ़र्ज़ करें ये सिर्फ x एक्सिस के ऊपर होती तो उसका जो y एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो क्या होना था, 0। नेक्स्ट है जी 7, इफ़ a एक वेक्टर है 2i - j + 3k, द मैग्नीट्यूड ऑफ a इज़। हम इसके अंदर जो है वो मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है मैग्नीट्यूड का फार्मूला, x² + y² + z² का स्क्वायर रूट। तो इसमें देखें, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1 और z की वैल्यू है 3। तो 2 स्क्वायर होगा 4, 1 का स्क्वायर होगा 1 और 3 का स्क्वायर होगा 9। 9 + 1 10, 10 + 4 14। तो ये आपका आंसर क्या होगा, 14 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है नंबर 8, y कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स x कंपोनेंट, द एंगल विच वेक्टर मेक्स विद द x एक्सिस इज। अब देखें, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे गौर करें। उसने कहा कि जो y कंपोनेंट है किसी भी वेक्टर का वो 3 टाइम्स है उसके x कंपोनेंट के। मतलब y कंपोनेंट 3 टाइम्स है, ax किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स ay के। ठीक है, द y कंपोनेंट्स
द y कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज स्क्वायर रूट 3 टाइम्स ऑफ इट्स x कंपोनेंट। ठीक है, तो उसने ये कहा है कि द y कंपोनेंट is square root 3 times its x component, the angle which the vector makes with the x-axis। इसमें देखें ay डिवाइडेड बाई ax को इधर जाकर डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। ay ओवर ax जो है ये होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3, और थीटा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3। वो अगर आप लेंगे तो वो आपके पास क्या निकल आएगा, 30 डिग्रीज। नंबर 9 है, वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स इज़ 20 न्यूटन। फोर्स में जो है वो एक कंपोनेंट है आपके पास 20 न्यूटन एंड मेक्स 30 डिग्री विद द फोर्स, देन द फोर्स इज़। आपने बताना कि जी एक कंपोनेंट जो है वो 20 न्यूटन का है और वो बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज़ 20 न्यूटन एंड मेक्स 30 डिग्री विद फोर्स, द फोर्स इज़। हम इसमें फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं, F इज़ इक्वल्स टू एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। ठीक है, इसमें एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा जो है वो हम फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें से अगर f निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, एफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉस थीटा के। इसमें देखिए कंपोनेंट्स 20 हैं, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो इसको अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 न्यूटन्स। नंबर 10 है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड। देखिए एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, अगर आपने इसका रिवर्स प्रोसेस लिखना है तो वो क्या होगा, तोड़ना। तो इसमें नेगेटिव सब्ट्रैक्शन हरगिज़ नहीं होगा, बल्कि इसका होगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन का मतलब होता है रिजॉल्व करना, यानी कि तोड़ना या तहलील करना। तो याद रखिए कि एडिशन का रिवर्स प्रोसेस जो है वो क्या होता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नंबर 11, यूनिट वेक्टर इज़ यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, डायरेक्शन को शो करने के लिए। नंबर 12, two forces of 10 Newton and 7 Newton respectively are acting on an object, the minimum value of their resultant is। इनकी वैल्यू का जो मिनिमम है वो क्या होगा, देखें मैक्सिमम क्या होगा 10 + 7 17, मिनिमम क्या होगा 10 - 7 3। इसका मतलब है कि इनका रिजल्टेंट 3 से लेके 17 के दरमियान कहीं पे भी आ सकता है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा, मिनिमम के लिए 3 न्यूटन। नंबर 13, पैरेलल वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं जिनका सेम मैग्नीट्यूड होता है, मतलब डायरेक्शन भी सेम होती है और मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, उनको हम क्या कहते हैं, इक्वल। नंबर 14, इफ़ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स गिव अ सिंगल वेक्टर विच वुड हैव द सेम इफेक्ट एज ऑल ओरिजिनल वेक्टर्स टुगेदर, तो इसका आंसर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। नंबर 15, if two unit vectors are inclined at an angle of 90 degree, the magnitude of their resultant will be। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो कि 90 डिग्री के एंगल पे हैं तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा। देखें इसके अंदर जो है वो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हुए। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम कैसे ऐड करते हैं, वेक्टर एडिशन के साथ। तो 1 + 1 का स्क्वायर रूट, ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट। तो ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नंबर 16, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट इज। देखें वो पूछ रहा है कि कम से कम नंबर ऑफ वेक्टर्स बताएं अनइक्वल मैग्नीट्यूड के, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होना चाहिए, कि अगर हम उनको ऐड करें तो उनका रिजल्टेंट 0 आए। तो इसका आंसर क्या होगा, 3। ये कैसे, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक वेक्टर है A, ये दूसरा वेक्टर है B और ये तीसरा वेक्टर है C, इन तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। तो आपके पास देखें इस केस में रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 0, क्योंकि ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आके ख़त्म हो रहा है। तो आपके पास कम अज़ कम 3 अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स होने चाहिए
ताकि आप जो है वो ज़ीरो रिजल्टेंट प्रोड्यूस कर सकें। नेक्स्ट है जी नंबर 17, इफ़ ए एक्स इज़ इक्वल्स टू ए वाई, अगर ए एक्स और ए वाई जो है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हों, देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए मेक्स विद द एक्स एक्सिस इज। देखें ये जो है ये हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था, शॉर्ट क्वेश्चन भी किया था। शॉर्ट क्वेश्चन में बल्कि हमने देखा था, न्यूमेरिकल में नहीं, कि अगर आप दोनों, कौन सा ऐसा एंगल है जिस पे किसी भी वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स बराबर होते हैं। तो देखें ए एक्स और ए वाई दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स तब बराबर होते हैं जब एंगल कौन सा होता है, 45 डिग्री। नंबर 18 है, इफ़ वेक्टर सम of 8 coplanar forces each of magnitude f when each force is making an angle of 2 pi by 8 with the preceding is 0। अगर हम इनको इस तरीके से ऐड करते हैं, ये फ़र्ज़ करें कि हम हर किसी को जो है वो ऐसे ऐड करते जाते हैं, तो ये जहाँ से शुरू होता है वहीं पे आके ख़त्म होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0। 19, पावर इज़ अ क्वांटिटी। पावर क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। पावर का हमारे पास जो यूनिट फार्मूला वो होता है W/T। वर्क डन भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो पावर भी क्या होगी, स्केलर। द सम ऑफ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज़ नल वेक्टर। अगर आप किसी भी वेक्टर में उसी के ही नेगेटिव को ऐड कर देते हैं तो उसका आंसर आएगा 0, यानी कि नल वेक्टर। अ प्लेन इज़ फॉर्म्ड बाय 2 एक्सिस। प्लेन का मतलब होता है x एंड y। प्लेन का मतलब होता है 2 एक्सिस वाला, ठीक है, यानी कि 2 डायमेंशनल। तो ये प्लेन जो है ये हमेशा कितनी एक्सिस से मिलके बनता है, 2 एक्सिस से। अगर आपने स्पेस बनानी हो तो वो 3 एक्सिस से मिलके बनती है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज़, वेक्टर सब्ट्रैक्शन समटाइम्स कम्यूटेटिव होती है लेकिन समटाइम्स नॉन कम्यूटेटिव होती है। जैसे एडिशन है वो हमेशा कम्यूटेटिव होगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन का आंसर ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा कम्यूटेटिव आए, वो कई दफ़ा कम्यूटेटिव और कई दफ़ा नॉन कम्यूटेटिव भी हो सकती है। Number 23, when a vector is multiple by a scalar quantity its result is a vector quantity। जब हम किसी भी वेक्टर को, जैसे कि एक वेक्टर है, इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 2a। तो इसका मतलब है ये 2a जो है ये खुद भी एक वेक्टर होगा। 24, अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज़ इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। कंपोनेंट जो है वो ख़ास डायरेक्शन को शो करता है। Number 25, the angle between two rectangular components is 90 degree। Number 26, the fx component of a force vector f magnitude 30 Newton making an angle of 30 degree with the x-axis is। fx को हम कैसे निकाल सकते हैं, fx is equals to f cos थीटा। f की जगह पे आप 30 न्यूटन पुट करें, थीटा की जगह पे 60 न्यूटन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 न्यूटन। If rx is negative and ry is negative, द वेक्टर लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो क्या होता है कि ये भी नेगेटिव होता है, एक्स भी और वाई भी नेगेटिव होगा। इफ़ बोथ आर एक्स एंड आर वाई कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर पॉजिटिव देन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज थीटा इज इक्वल टू 5। फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, फर्स्ट में थीटा और फाई दोनों बराबर होते हैं। नंबर 29 है, the two forces act together on a body, the magnitude of their resultant is greatest when the angle between the forces is 0 डिग्री। देखें एक बॉडी है जिसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उनका मैग्नीट्यूड जो है वो तब ग्रेटेस्ट होगा जब उनके दरमियान एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। जैसे एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एफ कॉज ऑफ 0 डिग्री, तो कॉज 0 चूँकि 1 होता है तो एफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एफ के। तो अगर किसी भी बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो उनका रिजल्टेंट जो है वो तब ग्रेटेस्ट होता है जब वो 0 डिग्री के एंगल पे होती हैं। नंबर 30, टू फोर्सेस ईच ऑफ 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड एक्ट्स ऑन अ बॉडी if the force is inclined at 30 degree and 60 degree respectively with the x axis, the x component of the resultant is। इसमें देखें हमारे पास जो है वो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, इसको सॉल्व हमें करना पड़ेगा। दो फोर्सेस हैं, लेट से हमारे पास एक पहली है F1 10 न्यूटन और दूसरी है F2 ये भी 10 न्यूटन की। इफ़ द फोर्सेस आर इंक्लाइंड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, पहले का एंगल है 30 डिग्री, दूसरे का एंगल है 60 डिग्री, देन एक्स कंपोनेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट इज़, इन दोनों के रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट क्या होगा। अब देखें इन दोनों के रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट जो है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं।
हम इन दोनों का एक्स एक्स कंपोनेंट सबसे पहले निकालेंगे। जैसे इसका निकलेगा f1 cos 30 डिग्री, यानी कि 10 cos ऑफ 30 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा 8.66, और ये आ जाएगा f2 cos ऑफ 60 डिग्री, ये आ जाएगा 10 cos ऑफ 60 डिग्री, ये आ जाएगा 5 न्यूटन। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 8.66 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 13.66 न्यूटन। तो ये आपका आंसर जो है ये करेक्ट है। तो ये आपने चैप्टर नंबर 2 के जो MCQs थे उनका भी रिव्यू देख लिया।